हेलो बच्चों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था थर्मोडायनामिक्स और लास्ट के 3 लेक्चर हमने थर्मोडायनामिक्स के खत्म किए। आज की इस वीडियो में हम आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस लास्ट वीडियो में हम क्लियर किए थे, उससे हमने वर्क फाउंड आउट किया था। अभी इस आज की प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा हमारा, और इसमें वर्क का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगा के हम लोग वर्क को देखते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल की एक पूरी कंप्लीट क्लास होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक थ्योरी कितना भी पढ़ते रहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल हीट प्लस डब्ल्यू, ये फाइंड आउट किया था। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन है। यहां से वर्क को डिफरेंट प्रोसेस में कैलकुलेट कर रहे थे। इससे यहां से दो केस बने थे। केस फर्स्ट की अगर बात करें, यहां पर देख लेते हैं। केस फर्स्ट, यहां पर गैस आइडियल थी, आइडियल गैस कंसीडर किए थे। और प्रोसेस, अभी प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर आइसो थर्मल प्रोसेस की बात कर रहे थे। और एक्सपेंशन ही करवा रहे थे। एक्सपेंशन का मतलब W जो आएगा वो निगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। आइसोथर्मल होने के कारण डेल्टा H हमारा चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, और आइसोथर्मल है चूंकि तो चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो, ये टर्म जीरो हो गए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए कभी भी बोला जाए तब ये टर्म जीरो आ गए थे। और इसी प्रोसेस में, इसी केस में हमने दो कंडीशन लगाई थी। एक रिवर्सिबल कंडीशन थी, रिवर्सिबल, और यहां पर इरिवर्सिबल की बात किए थे। और हमने वर्क फाइंड आउट किया था इस कंडीशन के लिए, और इधर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये हमने केस फर्स्ट में देखा, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाया। आज हम अगर बात करें, इसको यहां से थोड़ा हटाते हैं, केस सेकंड की बात करें। केस सेकंड, केस सेकंड में देखें तो गैस हमारी जो रहेगी वो आइडियल ही रहेगी, कोई चेंज नहीं किया इसमें हमने। और जो वर्क करवाएंगे वो एक्सपेंशन ही देखेंगे। कंप्रेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन की ही बात करेंगे। और यहां पर W जो आता है बेटा वो निगेटिव आएगा। एक्सपेंशन जब भी होगा तो निगेटिव होगा W। हम आपको लास्ट क्लास में डिटेल में समझाए थे ये साइन कन्वेंशन। यहां पर प्रोसेस जो केस फर्स्ट में था आइसोथर्मल, यहां पर प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो हीट कांस्टेंट होती है, और डेल्टा क्यू की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल जीरो के आ जाएगी। जिस तरह से यहां पर दो कंडीशन हम लगाए थे, यहां पर भी कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड। कंडीशन फर्स्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल की बात करेंगे, और यहां पर इरिवर्सिबल की बात करेंगे।
इरिवर्सिबल की बात करेंगे। ये इतना आप लोगों को समझ में आया? यहां से आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया। तो कंडीशन यहां पर ये फर्स्ट है और यहां पर कंडीशन सेकंड है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालेंगे कंडीशन फर्स्ट। हम कंडीशन फर्स्ट में बात करते हैं। यहां पे देखते हैं कंडीशन फर्स्ट प्रोसेस रहेगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, तो ये तो जीरो हो जाता है बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तब इससे लेना देना तो नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस में वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई थी, तब हमें वहां से इससे कोई लेना देना नहीं था, ये तो इक्वल हमने जीरो कर दिया था। बट यहां पर प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहां पर एक फार्मूला होता है Cv इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। सर ये कहां से आया? कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये करवा देंगे। मोलर हीट कैपेसिटी का पूरा टॉपिक समझा देंगे, तब ये आप वहां पे ये फार्मूला देख लेंगे। अभी यहां पर लिख लीजिए Cv क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सफिक्स में लगा हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप पहले से ही जानते हैं, और ये है चेंज इन टेम्परेचर। ये जो यहां को इसको क्या हम Cv इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के टर्म में लिखें? डेल्टा E Cv T2 माइनस T1 करके लिख सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो फार्मूला है फॉर 1 मोल गैस, ये n मोल्स के लिए बात करें तो मल्टीप्लाई बाई n। तब यहां पर लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये आप लोगों को समझ में आया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा वर्क का। नेक्स्ट पॉइंट आएगा वर्क का। चलिए इसको हम हटाते हैं यहां से। पॉइंट थर्ड वर्क की बात करें, W। यहां से देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन थी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हीट प्लस W, ये था। यहां से एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q हमारा जीरो हो जाएगा, तो यहां से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल प्लस W। सर ये प्लस में आ रहा W,
एक्सपेंशन हो रहा है, प्लस में आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम आपको और समझा देंगे। ठीक है, तब ये हमारा W, यहां से W इक्वल ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, यहां पर N CV T2 माइनस T1, एक तो ये हमारा फार्मूला आया, प्लस में रहने दो, जब आप वैल्यू रखेंगे टेम्परेचर की, तब ये टेम्परेचर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी, ये W खुद से नेगेटिव में ही आएगा, ये पॉजिटिव में नहीं आने वाला है। तब आपको इतना समझ में आया कि W इक्वल टू ये होता है। ठीक है, यहां पर एक फार्मूला याद रखिए, RCV इक्वल होता है गामा माइनस N, वन। गामा यहाँ पर पॉइजन रेशियो है, और यहाँ पर हम सीबी की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो सीबी को हम लिख सकते हैं R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये गामा माइनस 1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर जब रखेंगे तब ये वर्ग का एक और पॉइजन रेशियो के टर्म में फार्मूला आ जाएगा, किस तरह से, W इक्वल N R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। क्या ये इतना समझ में आया? तो ये वर्ग के दो फार्मूले आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों आपको याद करने हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल एक्सपेंशन में तब ये फार्मूला दोनों आपको याद रखने हैं। यहां पर लिखेंगे हेयर गामा इक्वल टू पॉइजन रेशियो। सर ये क्या होता है? ये क्या होगा, जब हम आपको मोलर हीट कैपेसिटी, ये मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब आपको हम वहां पर ये फार्मूला भी फाइंड आउट करके बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में वर्ग के ये दो फार्मूला आप बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन का थर्ड पॉइंट था। अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, कोई खिचड़ी नहीं पकानी है, प्रोसेस हमने दो बताए हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। दोनों प्रोसेस में हमने एक्सपेंशन की बात की है, कंप्रेशन की बात इस चैप्टर में करेंगे ही नहीं। पॉइंट आ गया फोर्थ। देखिए, अभी बात करते हैं डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी की। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, चेंज इन एंथैल्पी ये भी 0 हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर ये भी 0 हो गया। ये कहां हुआ था? आइसोथर्मल में। ये केस हमारा फर्स्ट था, कल बताया था। लेकिन आज हमारा केस जो है वो एडियाबैटिक है। तो यहां पर एडियाबैटिक केस में डेल्टा एच 0 नहीं होगा तो फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एक फार्मूला आप याद रखिए, Cp इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी होता है। ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। यहां पर Cv इक्वल टू मैंने लिखवाया डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, और Cp इक्वल टू ये याद रखेंगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ये मोलर हीट कैपेसिटी थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ में आ रहा है? क्या हम इसको, अगर हम डेल्टा एच इक्वल टू Cp T2 माइनस T1 करें तो क्या गलत कर दिया? नहीं ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर लिख लेंगे हेयर Cp इक्वल टू मोलर
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इतनी बात आप याद रखिए। यहां पर ये 1 मोल के लिए था। यदि हम एन मोल के लिए निकालना चाहें तो हम डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी T2 माइनस T1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 3-4 फार्मूले इसमें याद रखिए जब रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा हो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, इतना समझ गए। ये कंडीशन हमारी फर्स्ट थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मतलब कंडीशन सेकेंड। आपको ये दोनों फार्मूले कल बहुत अच्छे से, कल की लास्ट क्लास वाले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस हटेगा और इरिवर्सिबल की बात करेंगे। और ये कंडीशन ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ऐसे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करेंगे कि कंडीशन सेकंड में, तो यहां पर रिवर्सिबल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ नहीं दिखता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में जब आएगा तब आपको ऐसा नहीं दिखेगा। वहां लिखा होगा अगेंस्ट ए एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर। ये बात आपको क्वेश्चन में लिखी हुई दिखाई देगी। हमने आपको कल भी बताया था, अगर कल की वीडियो नहीं देखी है, थर्ड लेक्चर है हमारा, वो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। हमने कल भी बोला था क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, इरिवर्सिबल की बात वो करेगा ही नहीं। जब भी ये टर्म दिखाई दे जाए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में इरिवर्सिबल प्रोसेस के फार्मूले के बारे में सोचना है। और वर्क पूछता है, ज्यादातर वर्क की बात करता है। ठीक है, इसमें केवल हम वर्क को ही फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आप ये फार्मूला बिल्कुल याद रखिए, पी एक्सटर्नल आर और P1 T2 माइनस P2 T1 डिवाइड बाई P1 इंटू P2। आप इसके लिए बिल्कुल कंटेस्ट ये फार्मूला याद कर लीजिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, समझना है, आप इतना याद कर लीजिए। एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो फिर वो पहले जो फार्मूले में थे वही रहेंगी। क्या थी वो दोनों देख लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो एनसीबी T2 माइनस T1 ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज इन एंथैल्पी में बात करें तो एनसीपी T2 माइनस T1 ये वैल्यू ही रहेंगी। ठीक है, तो कंडीशन सेकंड में देखते हैं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं जा रहा। ठीक है, कंडीशन सेकंड में कोई बात नहीं छूट रही, कंडीशन सेकंड यही है। अगर हम एन मॉलिक्यूल्स के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर एन और लगा देंगे, एन आर लिख सकते हैं। यार एन मॉलिक्यूल ये 1 मोल के लिए, तो यहाँ पर एन आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सेकंड केस खत्म हुआ, वो कंडीशन सेकंड खत्म हुई। अब बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात चल रही थी तो एक्सपेंशन तो पूरी तरह से खत्म करेंगे, एक्सपेंशन को कतई नहीं छोड़ेंगे। तो स्टार पॉइंट बना लेंगे, इफ एक्सपेंशन इन वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन बोले, फ्री एक्सपेंशन
ऑफ आइडियल गैस इज देन, तब क्या होगा, तब हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल जीरो हो जाएगी और वर्क भी हमारा वहां पर जीरो हो जाएगा, वर्क भी हमारा वहां पर जीरो हो जाएगा। क्योंकि फ्री एक्सपेंशन की बात करें, वैक्यूम की बात करें, बेटा ये दोनों टर्म याद रखिए, क्वेश्चन में वैक्यूम बोल देगा, फ्री एक्सपेंशन बोल देगा, मतलब यहां से बोलेंगे मीन्स, इसका मतलब होता है मीन्स पी एक्सटर्नल, जो प्रेशर एक्सटर्नल होता है वो मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रखेंगे वैसे ही डब्ल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, कोई भी वर्क नहीं होगा। ये स्टार पॉइंट बना के एक मैंने फ्री एक्सपेंशन की कंडीशन को बताया, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बनाएंगे और यहां पर यूनिट की बात करेंगे, वर्क किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क लिख लीजिए, पता नहीं किसकी यूनिट समझे आप लोग। तो सबसे पहले यूनिट की बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है एटीएम, लीटर, ये सबसे बड़ी यूनिट है। इससे छोटी यूनिट में जाएंगे, ये हम थोड़ा इसको हटा देते हैं, ये नोट कर लीजिए, इससे थोड़ी छोटी यूनिट में जाएंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैलोरी। इससे और छोटी यूनिट देखें तो जूल, और इससे और छोटी यूनिट की बात करें तो ये अर्ग, ये अर्ग आ जाएगी। और सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये सारी वर्क की यूनिट है, ठीक है। हमको क्या करना रहेगा, मान लीजिए एटीएम से हमको जूल में जाना है, तब हम 101 का मल्टीप्लाई करेंगे, याद कर लीजिए ये कई क्वेश्चन में है, जूल में दे देगा तब हम 101 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू अगर हम इधर से इधर आएंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में पहुंचते हैं ना तब डिवाइड करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी में जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैलोरी से यदि हम जूल में जाना चाहेंगे तो 4.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो जूल है ये हमारी एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, पता हुआ, ठीक है। अभी हमने जितना भी वर्क, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, थर्मो आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक, जितने भी वर्क के फार्मूला पढ़े वो एक पेज पर पूरी समरी को नोट कर लेंगे, हम करवाते हैं उस तरह से आप नोट कीजिए, जितना मैंने अभी तक बताया है वो हम सारा एक ही बार में नोट करा देते हैं। देखिए वर्क, इसी शब्द को बार बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखिए हम मानते हैं इधर की जो हम फार्मूला लिखेंगे, ये कंडीशन इधर लिखते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल की बात करते हैं इधर, ये आइसोथर्मल। और इधर बात करेंगे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। हम ये चाहते हैं कि वर्क के क्वेश्चन पूछा जाए, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कम से कम ये तो क्लिक कर जाए कि कौन सा हमको फार्मूला वहां पे सेट करना है। देखिए क्वेश्चन तो हर टीचर करवा रहा है, थ्योरी भी पढ़ा रहा है, बच्चा फंस कहां पे जाता है, उसको ये कंफर्म नहीं हो पाता है, फार्मूला भी याद होते हैं, उसको ये नहीं पता हो पाता है कि हमको अब कौन से फार्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस जब पढ़े, कंडीशन तो आपको पता है आइडियल गैस ही, वर्क फॉर आइडियल गैस, यहां पर लिख सकते हैं वर्क फॉर आइडियल गैस, और ये
एक्सपेंशन की बात हो रही है, सिर्फ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो जितने भी वर्क आएंगे वो सबका वैल्यू हमारा डब्ल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव में ही आएगा वैल्यू। इतनी तो बात हो गई, ठीक है। आइसोथर्मल में यहां पर बात कर लेते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल शॉर्ट में लिख देते हैं, और यहां पर बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल एल ई लगाएंगे, इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। सेम यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस में भी यहां पर बात कर लेते हैं रिवर्सिबल, और यहां पर बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल यहां पर कल की क्लास जो लास्ट क्लास थी, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। यहां पर जो वर्क का फार्मूला हम निकाले थे वो था P माइनस, निगेटिव में वैल्यू आएगी, निगेटिव, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो वैल्यू आई थी वो निगेटिव एन आर टी एल एन। देखिए लॉग में हमने आपको चेंज करने को बताया था तरीका, V2 P1, और इसी को प्रेशर की रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो P1 अपॉन P2। क्या आप ये याद कर सकते हैं, या हम इसी को बोल सकते हैं, यहां पर नीचे लिख लीजिए, और इसी को बोल सकते हैं माइनस 2.303 एन आर टी। अभी लॉग आ जाएगा, लॉग V2 अपॉन V1। वॉल्यूम के टर्म में यदि हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो P1 अपॉन P2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवर्सिबल की बात करेगा और वर्क की बात करे तब आपको इस फार्मूला के बारे में सोचना है, कोई टेंशन तो नहीं है। यहां पर मैंने कोई टेंशन तो नहीं दिया आपको, ठीक है, याद कर लीजिए। ये बात करते हैं इरिवर्सिबल की। हमने आप लोगों को बताया था W नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन की बात करें तो नेगेटिव आएगा। P एक्सटर्नल, एंड यहां पर B2 माइनस B1 लिखे थे, B2 माइनस B1 लिखे थे। इसमें कोई परेशानी तो नहीं थी, ये कल हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है। अभी यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर इसी को चेंज करके थोड़ा और चेंज किए थे, यहां पर लिखे थे कि एक्सटर्नल की बात करते हैं, ठीक है, और पीवी बराबर एनआरटी को अगर देखें, यहां पे लिख लेते हैं फिर बाद में हटा देंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करें, एन हटा दीजिए, तो बी इक्वल टू आर टी अपॉन पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा, पी हो गया। तब यहां पर हम ये लिख सकते हैं क्या, एन आर टी लगाना चाहो लगा दो, एन आर टी, यहां पर P2 माइनस एन आर टी P1, ये भी एक मैंने फार्मूला बताया था। तो इरिवर्सिबल की तो बात ही नहीं करेगा वो अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोलेगा, तब आप इनको समझेंगे। इसके बारे में क्या लॉग के बारे में सोचना रहेगा, नहीं सोचना रहेगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस कैसा एडियाबैटिक है, और इरिवर्सिबल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। हमने अभी लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वर्क निकाले थे, ये माइनस था, पी एक्सटर्नल था, एन आर था, और यहां पर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्या ये था, पी एक्सटर्नल एन आर, और ब्रैकेट में P1 T2 माइनस P2 T1, और यहां पर P1 इंटू P2। ये इरिवर्सिबल फॉर आइडियल गैस के लिए पड़े, ये कंडीशन अभी बताई थी। और यहां पर बात कर लेते हैं वर्क की, तब यहां पर क्या था, यहां पर देखिए W माइनस में नहीं आया था बेटा, यहां पर
W आया था NCV T2 माइनस T1। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ये माइनस में ही आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर बड़ी होती है, यहाँ पर टेम्परेचर छोटी हो जाएगी, तब आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव में ही वर्क आएगा। और इसी को थोड़ा चेंज किया था, किससे? CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पर गामा हमारा पॉइजन रेशियो था। इसके बारे में आप कल बिल्कुल पूरी तरह से समझ जाएंगे आखिर ये क्या है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके लिखा था, तो क्या हम इसको यहां पर लिख सकते हैं NR माइनस नहीं लगाएंगे अपॉन गामा माइनस 1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये W इक्वल था। ये वर्क की पूरी ऑल ओवर कहानी थी और सब प्रोसेस एक्सपेंशन थे और सभी वैल्यू क्या आएंगी? निगेटिव में आएंगी। आप क्वेश्चन पढ़ें तो कम से कम कुछ हो ना हो, बट इतने तो ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में, है ना। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका ये वर्क का समरी है, दिमाग में कंटेस्ट कर लीजिए। और किसी ने भी अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो थर्ड वीडियो पहले देखें, इसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। अब इस फार्मूलों में आप लोगों को सारे टर्म्स पता होंगे। एक तो ये लॉग सॉल्व करना, केमिस्ट्री वाले बच्चे के लिए ये जो मैथ्स है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये लॉग सॉल्व करना। और दूसरा इधर ये बार बार सीवी और सीपी भी आया था, वो तो एंथैल्पी में था। ये सीपी या सीवी की बात कर लेते हैं और ये गामा की बात कर लेते हैं। ये अननोन टर्म है आप लोगों के लिए, मतलब हमने अभी नहीं पढ़ा है फिलहाल, आप लोगों ने कहीं पढ़े हो कोई नहीं, लेकिन हमने अभी ये टर्म के बारे में नहीं बताया। कल की जो हमारी क्लास होगी वो ये बेसिक क्लास होगी, आपको लॉग के बारे में बताया जाएगा। लॉग हम पूरा कंफर्म करा देंगे, लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वहां पर मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी हम सारा एक ही क्लास में खत्म कर देंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और कल की लास्ट क्लास होने के बाद, कल की एक लास्ट क्लास होगी तो वहां पर हम लॉग और क्या कहते हैं सीपी, सीवी, गामा, ये सारी हम बातें बता देंगे। इसके बाद क्वेश्चन लगेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन की लड़ी लग जाएगी, क्योंकि फिर अब क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तब हम एक दो क्लासें लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन की डालेंगे। थर्मोडायनामिक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नीट में, जेई मेंस में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।